गुड इवनिंग। स्वागत है सबका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल साइंस के सेशन में। ऑप्टिक्स से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि देखिए, आपको पता है कि साइंस का प्रमुख योगदान होता है। आरआरबी में साइंस का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और मुख्य रूप से फिजिक्स और बायोलॉजी, और उसमें भी सबसे अधिक फिजिक्स का। तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए। हमारी पूरी टीम, आरबी सर, शुभम सर, मंजुल सर, मैं खुद, रीजनिंग के अशोक सर, सब मतलब एक पूरी टीम लगी हुई है आपको सफल बनाने के लिए। और हम लोग दिन भर यही बात करते रहते हैं, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी कैसे हम तैयार करें, हम क्या करें कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पेपर करने में आसानी हो जाए, है ना। तो हमारा साथ दीजिए आप लोग और बेहतर तरीके से पढ़िए। हम पूरी तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं, जोरदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जिनके आने की संभावना तो बहुत ज्यादा है और ऐसे क्वेश्चन जो आ भी चुके हैं कई बार। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे। आपको करने में भी मजा आएगा और एग्जाम जवाब देने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे लिए आसान है, ये तो हमने पढ़ के कहीं ना कहीं से ये पढ़ा है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स की, प्रकाशिकी की शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑप्टिक्स कुछ टॉपिक्स से चल रहे थे आपके, तो कल हमने जो सबसे छोटा से छोटा मतलब क्वेश्चन की शुरुआत जहां से होती है वो बताना आपको शुरू किया था, है ना। वो चीजें हमने बताना आपको शुरू किया था प्रकाशिकी से, और आज वहीं से उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब वहां से लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, जो क्वेश्चन का लेवल पिछली क्लास का था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, है ना। तो हमने कहा था स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे, उसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए प्रकाशिकी का ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 10 सेकंड आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है। जो इंद्रधनुष बनता है वो किन घटनाओं का परिणाम है? क्या वो अपवर्तन और परिक्षेपण का है? क्या वो प्रकीर्णन और अपवर्तन का है? क्या वो विवर्तन और अपवर्तन का है? क्या वो अपवर्तन और परावर्तन का है? तो कमेंट आपका फास्ट आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है। इंद्रधनुष कैसे बनती है, कि कौन सी घटना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई। 10 सेकंड आपका होता है टाइम आउट। जी बिल्कुल, आप लोग टाइम बहुत ले लिए। चलिए बताते हैं। इंद्रधनुष की बात की जाए तो अपवर्तन और परावर्तन, देखिए क्या सही होगा, अपवर्तन और परावर्तन। बात समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन कौन सही होता है? डी, पहले का डी सही होता है ना। तो अपवर्तन और परिक्षेपण, परिक्षेपण का मतलब क्या होता है? परिक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जब लाइट ऐसे बिखर जाए। बात समझ रहे हैं। प्रकीर्णन अपवर्तन ये भी नहीं होगा, विवर्तन अपवर्तन ये भी नहीं होगा, अपवर्तन और परावर्तन होता है। इसमें देखिए 3 घटनाएं होती हैं, इसमें 3 घटनाएं होती हैं मुख्य रूप से। इंद्रधनुष के निर्माण में मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। देखिए घटनाएं हैं कौन कौन सी। घटनाओं की बात की जाए तो इंद्रधनुष में देखिए, जैसे कोई किरण पहुंचती है, सपोज दैट यहां प्रिज्म रखा हुआ है, यहां से कोई किरण गई तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब यहां से जो किरण पूरी तरीके से, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है मेरे भाई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। बात समझ रहे हैं ना। इसके अंदर देखिए प्रिज्म तभी तो चमकता है बहुत ज्यादा। अब इसके अंदर से जो लाइट वापस आएगी इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। और यहां से देखिए इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो 7 रेज निकलती है, 7 रंग की, 7 कलर की रेज निकलती हैं। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा वो रेज कौन कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, सबसे नीचे कौन सा कलर होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कमेंट का इंतजार है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सब शामिल होते हैं किसमें? तो देखिए हमने क्या क्या बताया इसमें। इंद्रधनुष के निर्माण में अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और कौन सा विक्षेपण, इतनी घटनाएं शामिल होती हैं किसमें, इंद्रधनुष के निर्माण में। बात समझ रहे हैं ना। और हमने कहा कि इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो कितने कलर निकलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई। 7 कलर होते हैं। और ट्रिक होती है विवग्योर। ट्रिक क्या होती है सबको पता है, कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। विवग्योर है ना। अब इसमें पूछे मध्य का कलर कौन सा होता है, तो मध्य का कलर बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 3 इधर निकाल दिया, 3 इधर निकाल दिया, बच्चा कौन, ग्रीन। ग्रीन मध्य का कलर होता है। बात समझ रहे हैं ना। वायलेट और रेड, वायलेट और रेड ये दोनों किनारे के कलर होते हैं। इंद्रधनुष की बात की जाए तो इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है इंद्रधनुष? 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष और कौन सी? द्वितीयक इंद्रधनुष। तो अगर कोई हमसे पूछे मेरे भाई कि इंद्रधनुष कितने प्रकार की होती है, तो इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक किसे बोलेंगे? बाहर का रंग जब लाल हो, अंदर का बैगनी। बाहर का रंग जब क्या हो? बाहर का रंग, बाहर का रंग कैसा हो? लाल हो। बाहर का रंग लाल, अंदर का क्या हो? अंदर का बैगनी। तब क्या बोलेंगे उसे हम? तब उसे बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्राथमिक इंद्रधनुष। इसी को पलट दीजिए आप। जब बाहर का रंग बैगनी हो जाए, बाहर का रंग क्या हो जाए? बैगनी हो जाए। बाहर का रंग बैंगनी हो जाए और अंदर का रंग क्या हो जाए? लाल। अंदर का रंग क्या हो जाए? अंदर का रंग लाल हो जाए, तब इसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष बोलेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। प्राथमिक किसे बोलेंगे? जब बाहर का रंग लाल हो, अंदर का रंग बैगनी हो, तब उसे बोलेंगे प्राथमिक। द्वितीयक किसे बोलेंगे? जब बाहर का रंग बैगनी हो, अंदर का रंग लाल हो, तब उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक बोलेंगे। और एक घटना इसमें पूछी जाती है, जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन हो। जब 2 बार अपवर्तन, प्राथमिक और किसे बोलेंगे? जब 2 बार अपवर्तन, जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या हो मेरे भाई? परावर्तन हो। 1 बार परावर्तन हो तो इसे बोलेंगे प्राथमिक। जब दोनों घटनाएं 2 बार हो, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, जब दोनों घटनाएं 2 बार हो तब उसे बोलेंगे द्वितीयक। 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए गए। पहला हमने कहा, पहला कॉन्सेप्ट कलर को लेकर बताया कि जब बाहरी कलर लाल हो और अंदर का कलर कैसा हो? बैगनी हो, तब उसे बोलेंगे प्राथमिक। दूसरा क्या बताया? जब बाहर का रंग बैगनी हो, अंदर का कलर लाल हो, तब बोलेंगे द्वितीयक। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा हमने बताया कि जब 2 बार अपवर्तन हो, 1 बार परावर्तन हो तो प्राथमिक। जब दोनों 2 बार हो तब क्या होगा? द्वितीयक। इंद्रधनुष का निर्माण होगा। कमेंट करके बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त है। कहता है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सीवी रमन साहब को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? जल्दी कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। क्या वो प्रकाश परावर्तन के लिए दिया गया था? क्या प्रकाश विक्षेपण के लिए दिया गया था? क्या प्रकाश परिक्षेपण के लिए दिया गया था? क्या प्रकाश प्रकीर्णन के लिए दिया गया था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो सीवी रमन साहब हैं, उन्हें जब नवाजा गया किससे? नोबेल पुरस्कार से, तो किस लिए नवाजा गया? जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि किस लिए उन्हें नवाजा गया। कमेंट आपका बहुत जल्द आना चाहिए। 10 सेकंड आपके पास बचते हैं और इन्हीं 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किस लिए इन्हें दिया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है कि सीवी रमन साहब को यह दिया क्यों गया था। बिल्कुल, चलिए टाइम आउट होता आपका। प्रकाश का प्रकीर्णन किस लिए दिया गया था मेरे भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन साहब को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार दिया कब गया था? 1930 में। 1930 में सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार। और 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी किसे दिया गया? सीवी रमन साहब को दिया गया। बात समझ रहे हैं? और यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु में। जन्म कहां हुआ था? जन्म कहां हुआ था इनका भाई? तमिलनाडु में। बिल्कुल, कहां हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? 1888 तमिलनाडु। कहां पर हुआ था मेरे भाई? तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। बात समझ रहे हैं? और मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी भैया 1970 में। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर हुई थी? 1970 कहां पर हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। कहां हुई थी मेरे भाई? कर्नाटक में।
बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमने कहा नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, इन्हें 1930 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश कहीं से गुजर रही होती है, जब प्रकाश की किरणें कहीं से गुजर रही होती हैं और मार्ग में क्या आ जाए, धूल के कण या अन्य इसी प्रकार के कोई कण आ जाएं, तो प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है। इसी बिखराव को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही है। हमने कहा कि जब प्रकाश किसी मार्ग से गुजर रहा हो और उसके मार्ग में धूल के कण या धूल के कण जैसे अन्य कोई स्थिति आ जाए, तब प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और इसी फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहीं पर एक बात और जानते हैं, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है किसका? प्रकीर्णन का। बात समझिएगा मेरे भाई कि प्रकीर्णन यदि ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा देखिए क्या कहता है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। जी बिल्कुल, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 10 सेकंड आपको दिए गए और आपका टाइम होता है आउट। चलिए बताते हैं। देखिए क्या भैया इसमें तरंग दैर्ध्य, सही क्या होगा? तरंग दैर्ध्य। भाई प्रकाश का रंग निर्धारण किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से होता है, अभी हमने बताया। तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, और स्कैटरिंग कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात क्लियर? चौथा क्वेश्चन देखिए तो बहुत आसान सा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, जिसका कारण है। बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, जिसका कारण है। क्या सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है? क्या सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन है? क्या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन है? क्या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का दीर्घतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसमें सही क्या होगा। कमेंट आपका बहुत फास्ट रहना चाहिए भाई, 10 सेकंड आपको टाइम मिलता है। कमेंट आपका बहुत फास्ट रहना चाहिए। जी बिल्कुल, कमेंट आपका बहुत फास्ट रहना चाहिए। चलिए बात समझ गए। चलिए इधर हम देखिए बताते हैं भैया। अभी हमने बताया ऑप्शन क्या सही होगा? सी। अभी देखिए कैसे सही होगा। अभी हमने कहा आपसे कि नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए ऑप्शन क्या कहता है कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। भाई जब तरंग दैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो भाई प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो लाइट का बिखराव ज्यादा होगा। तो नीली लाइट का बिखराव जब आसमान में ज्यादा होगा तो पूरा आसमान हमको कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। एक कारण और है आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण भी दिया जाता है। प्रकाश के या नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण भी आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। बात समझ गए ना? पृथ्वी भी नीली है, लेकिन क्यों? जल की अधिकता के कारण। 1/3 भूभाग पर जल है, इसलिए भी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि। भाई ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि। जल्दी बताइए क्यों प्रयुक्त होता है? ट्रैफिक सिग्नल वाले लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों करते हैं? भाई प्रकाश तो बहुत सारे हैं, क्यों उन्होंने काला नहीं ले लिया, क्यों नीला नहीं ले लिया, क्यों लाल ही लिया उन्होंने? जल्दी कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई, नीला ही क्यों लिया गया। कमेंट आपका बहुत फास्ट रहना चाहिए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि नीला ही क्यों लिया गया, लाल ही क्यों लिया गया। जल्दी कमेंट करके बताइए। अब देखिए भैया, इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, बिल्कुल गलत बात है। यह सुंदर होता है, बिल्कुल गलत बात है। भाई तो खतरे का प्रतीक माना जाता है। यह खराब रोशनी में भी दिखाई देता है, बिल्कुल गलत बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये तो हम बता रहे हैं, आप बताइए सही क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई, सही क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। टाइम होता है। और देखिए भैया क्या होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, ये पहला होता है भैया। देखिए तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी तो प्रकीर्णन कम होगा, और जब बिखराव कम होगा तो हमको दूर से लाइट दिखाई पड़ेगी, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। भाई तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा है, बात समझिएगा मेरे भाई, तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा है तो प्रकीर्णन क्या होगा?
प्रकीर्णन अर्थात बिखराव क्या होगा, कम होगा। और जब बिखराव कम होगा तो लाइट दूर तक हमको दिखाई देगी। भाई बिखर नहीं रही ना, ये बिखर नहीं रही है तो दूर तक हमको दिखाई देगी। बिबिग्योर में जो बैगनी है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए बैगनी कलर दूर से हमको दिखाई नहीं देता। कभी आपने देखा 0 वाट का जो बल्ब होता है, जो फैशन के लिए घरों के सामने लोग लगाए रहते हैं, कभी देखिए वहां पर जो बैगनी कलर का लगा रहता है, जब तक पास नहीं पहुंचेंगे दिखाई नहीं देगा। जब पास पहुंची देखेंगे हाँ ये बैगनी कलर है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन लाल कलर हमको दूर से दिखाई दे जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई। छठा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन है बहुत ही प्यारा। इसको आराम से पढ़िएगा, आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से पढ़िए, आप लोग धैर्य के साथ पढ़िए, आराम से जवाब दीजिए। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या देखिए, पहला कहता है कि प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सही बात है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, ये भी सही बात है, कल हमने बताया था। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है, ये भी सही बात है। भाई कोई अवरोध आएगा तो चारों तरफ देखिए कोनों की तरफ मुड़ जाता है, अवरोध के किनारे किनारे क्या होता है, मुड़ जाता है। चौथा कहता है मेरे भाई कि प्रकाश के विवर्तन की तरंग दैर्घ्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है, ये भी सही है। तो जब चारों सही हैं तो ऑप्शन कौन सी होगा भाई, हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बात समझ रहे ना, चारों ऑप्शन यहां पर सही है मेरे भाई। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। जल्दबाजी करेंगे तो हमको लगेगा यार ये दूसरा वाला प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण ये एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, ऐसे नहीं पढ़ना है। धैर्य के साथ पढ़िए और बात को समझिए, कहना क्या चाहता है। कल हमने बताया था ध्रुवीकरण का संबंध प्रकाश से होता है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र हमने बताया था, विवर्तन का मतलब ही होता है कि दोनों किनारों से मुड़ जाना, सही बात है। प्रकाश के विवर्तन की तरंग दैर्घ्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती, बिल्कुल सही है भाई। आकृति की बाधा ज्यादा होती तो किनारे से मुड़ता ही नहीं वो, बस समझ गए। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा भाई, इसमें चारों ऑप्शन सही है आपका। बात क्लियर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। अभी हमने बताया था आपको कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्या भी विक्षेपण, इन सब क्रियाओं के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो जो चारों है भैया, तो देखिए सूर्य का प्रकाश का वर्णीय विक्षेपण सही है, विक्षेपण तो बताया हमने। सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी सही है, अपवर्तन ये भी सही है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी। उपयुक्त क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी। तो ऑप्शन डी इसका क्या होता है, सही। सातवें क्वेश्चन का आंसर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब भाई हमने कहा था कि सपोज दैट ये पृथ्वी है, यहां पर कोई प्रिज्म रखा हुआ है, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो क्या हो गई, आपतित किरण हो गई ना। कौन सी किरण में, अपवर्तन हो गया, ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। यहां से किरण देखिए पूरी तरीके से पूरी तरीके से अंदर से जाएगी भैया, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। पूरी तरीके से आ रही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इसमें रेज हमको दिखाई देती है भैया 7 कलर की, इस तरह से भैया विक्षेपण होने लगता है। रंग का क्या होगा, विक्षेपण होगा। क्या होगा, रंग का विक्षेपण होगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है भैया, अपवर्तित हुई ना किरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, आपतन और विक्षेपण सब होता है किसमें, इंद्रधनुष के निर्माण में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा मेरे भाई कि उपर्युक्त सभी। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। कमेंट बहुत जल्दी आना चाहिए कि क्या कारण है इसका, इसका क्या कारण है। क्या वो अपवर्तन है, क्या परावर्तन है, क्या व्यतिकरण है, क्या विवर्तन है। जल्दी कमेंट करके मेरे भाई बताइएगा इसका क्या कारण है। जी जल्दी बताइएगा मेरे भाई। चलिए देखिए क्या होता भैया। तो होता क्या मेरे भाई, अपवर्तन। देखिए क्या होता, अपवर्तन होता। अपवर्तन किसे कहते हैं, आइए थोड़ी बात इसकी करते हैं भैया। अपवर्तन किसे कहते हैं। कहा जाता है मेरे भाई कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है
प्रवेश करता है तो होगा क्या भाई? भाई जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ विचलन होगा। क्या होगा मेरे भाई? उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? विचलन होगा। तो उनमें प्रकाश की दिशा में कुछ ना कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा, है ना। प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो प्रकाश की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। और इसी परिवर्तन को क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसी परिवर्तन को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाता है, अब देखिए होता क्या है, सपोज दैट ये आधार या अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। जब प्रकाश, भाई सपोज दैट मान लीजिए माध्यम सघन है, ये माध्यम कौन सा? विरल है। ये माध्यम कौन सा मेरे भाई? विरल है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से, अभिलंब है ना, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। दूसरी कंडीशन, जब वो विरल से सघन माध्यम में जाएगा, जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या होता है? तब प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तब प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। भाई अभी विरल माध्यम था, विरल का मतलब खुले में घूम रहा था, तो अपना फैल के जितनी मर्जी उतना घूम रहा था। लेकिन जैसे उसे सघन माध्यम मिला तो क्या करेगा? कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होकर किधर आएगा? अभिलंब की तरफ आएगा। बात समझ रहे हैं ना? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है? क्या समय अवधि परिवर्तित होती है? टाइम ऑफ पीरियड? क्या फ्रीक्वेंसी बदल जाती है? क्या भैया जो उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वो बदल जाती है, या फेज बदल जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि क्या बदल जाती है, क्या परिवर्तित होता है। मेरे भाई कमेंट बहुत जल्दी आना चाहिए आपका, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कमेंट आपका बहुत फास्ट आना चाहिए। इतनी जल्दी कमेंट करिए कि हम तो समझ ही ना पाए इतनी जल्दी आप लोग कर कैसे दिए। बात समझ रहे हैं ना? जल्दी कमेंट करिएगा, बिल्कुल। जो प्रकाश होता है, चलिए देखिए क्या सही ऑप्शन होगा भैया, तरंग दैर्ध्य। परिवर्तित क्या होगा? तरंग दैर्ध्य। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की किरणें चलती कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। कैसे चलती हैं भैया? ये प्रकाश कैसी होती है भैया? प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय होती हैं। कैसी होती हैं ये? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय होती हैं। अब देखिए इनमें होता क्या है, एक कंडीशन समझते हैं छोटी सी भैया हम। अब इसमें देखिए होता क्या, जब प्रकाश की तरंगें चलती हैं तो एक भाग ऊपर उठेगा, एक भाग नीचे आएगा, एक ऊपर उठेगा, एक नीचे आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जो भाग ऊपर उठता है उसे बोलते हैं क्या? सिरिंग। क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सिरिंग। और जो भाग नीचे आता है मेरे भाई उसे क्या बोलेंगे? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। अब एक सिरिंग और एक गर्त पूरा करने में जितना समय लगता है, एक सिरिंग और एक गर्त पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को समयावधि कहते हैं, टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? एक सिरिंग और एक गर्त पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे बोला जाता है टाइम ऑफ पीरियड, समयावधि बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? एक सेकंड में जितनी ये काल पूरा हो जाए, एक सेकंड में जितना काल पूरा हो जाए इसे बोलेंगे आवृत्ति। अब देखिए होता क्या है, इन दोनों के बीच में, इससे लैम्डा होता है ना, इससे प्रदर्शित करते हैं किससे? तरंग दैर्ध्य को। तो इन दोनों के बीच में भाई एक सिरिंग एक गर्त, एक सिरिंग एक गर्त। अब इन दोनों के बीच में जो स्थान बच रहा है यही क्या होता है भैया? तरंग दैर्ध्य होती है। अब हमने कहा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो ये तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा, आवृत्ति भी वही रहेगी, समयावधि भी वही रहेगी भैया, फेज भी वही रहेगा। लेकिन बदलेगा क्या? तरंग दैर्ध्य हमारी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो जो इन दोनों के बीच की होगी, हो सकता है कि सघन माध्यम मिल जाए तो सघन माध्यम में जो सिरिंग गर्त बनेगा बिल्कुल पास पास बनने लगे, लेकिन माध्यम अगली बार क्या हो गया? विरल हो गया। अगले स्टेप में क्या हो गया? माध्यम विरल हो गया, तो देख रहे हैं आप दूर दूर बनने लगा। तो देख रहे हैं बदला क्या मेरे भाई? बदला क्या? ये बदल गया। बनने का समय वही होगा, आवृत्ति वही होगी, अवस्था वही होगी, लेकिन बदल क्या जाएगा? तरंग दैर्ध्य हमारी बदल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय होती है प्रकाश तरंगें, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है भैया एस्टिगमेटिज्म की बीमारी को ठीक करने हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? एस्टिगमेटिज्म
की बीमारी को ठीक करने हेतु तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि एस्टिग्मेटिज्म की बीमारी को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? क्या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? क्या अवतल लेंस का प्रयोग होता है? क्या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है? क्या बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। एस्टिग्मेटिज्म को एक नाम और दिया गया, दृष्टि वैमनस्य। क्या नाम दिया गया इसी को भैया? दृष्टि वैमनस्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दृष्टि वैमनस्य के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई किसका प्रयोग होता है? चलिए देखिए, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। देखिए क्यों, ये है क्या भाई, जब आप मेडिकल करवाने जाएंगे ना, जब आपका मेडिकल होगा तो उनमें ये लाइनें भी आपसे पहचानवाई जाती हैं। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बात समझ रहे हैं ना? जो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है, इनको पहचानने में जब दिक्कत हो तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसी दिक्कत को, इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? दृष्टि वैमनस्य या एस्टिग्मेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एस्टिग्मेटिज्म की बीमारी को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको दृष्टि वैमनस्य के नाम से भी जाना जाता है। यह है क्या? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को पहचानने में जब दिक्कत हो तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, क्या अपवर्तन पर कार्य करता है, क्या परावर्तन पर, या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए होता है कि अभी आप देखिए बचपन में याद करिए, जब कभी आप मेला वगैरह घूमते रहे होंगे तो इस तरह से आप देखते रहे होंगे कि इस तरह से एक फाइबर का कोई पार्ट ऐसे बना रहता था। देखते रहे होंगे ना, इसके ऊपर लाइट जलती रहती थी। इसके ऊपर क्या जलती थी? इसके ऊपर लाइट जलती रहती थी। देखने में बड़ा प्यारा लगता था ये, और लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर की लोग लगा के रखते थे इस पे, और देखने में बहुत ही प्यारा लगता था ये। ठीक है, ये देखिए, देखने में बहुत ही प्यारा लगता था ये, है ना? तो ये क्यों होता था ये? तो वही पूछा गया। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में भैया जो बहाव होता है प्रकाश का, वो इधर उधर नहीं होता है, स्थिर होता है। तो बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है? चलिए हम बताते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या? ऑप्टिकल फाइबर। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। बात क्लियर? इसको देखना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा? जल्दी से लगा के बताइए आप लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ गया। जल्दी से लगा के बताइए आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से लगा के बताइए। स्नेल का नियम जानते हैं ना, उसी नियम पर आधारित है ये। स्नेल के नियम पर आधारित है कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, अर्थात साइन आई और साइन आर। बात समझ रहे हैं ना? साइन आई और साइन आर। तो हमने कहा भैया कि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा? स्नेल के नियम पर जल्दी से लगा के बताइए। ये स्नेल के नियम पर ही लगेगा मेरे भाई, जल्दी से लगा के बताइए भाई। हमने कहा कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। ये किसका नियम? स्नेल का नियम है। तो क्या बताया हमने? आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा साइन आर, इन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होता है? दो माध्यमों के लिए नियत होता है। दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए क्या होगा मेरे भाई? नियत होगा, है ना? और नियत को माइक्रोन से डिनोट करते हैं, किससे भैया? इससे। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर,
साइन आई अपान साइन आर, इसी पर लगा के जल्दी से बताइए मेरे भाई कितना आएगा। साइन आई अपान साइन आर, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आएगा। इसी को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है। स्नेल साहब ने कौन सा नियम दिया था मेरे भाई? अपवर्तन का नियम दिया था। चलिए हम बताते हैं क्या आएगा। ऑप्शन क्या होगा भैया? 2। देखिए कैसे आएगा, आइए करके बताते हैं भैया कैसे आएगा। अभी हमने कहा था कि ये आधार और ये अभिलंब, जब कोई प्रकाश की किरण, सपोज दैट कोई प्रकाश की किरण इस तरह से पड़ती भैया, तो ये किधर भैया? एकदम 90 अंश ऐसे मुड़ जाती है। कैसे मुड़ जाती है भैया? 90 अंश मुड़ जाती है। क्रांति कोण क्या हो गया? क्रांति कोण हो गया 90 अंश हो गया ये। अब ये 90 अंश हो गया, ये कोण कितना बता रहा है? 30 अंश। कितना बता रहा है भाई? 30 अंश बता रहा। भैया आपतन कोण कितना है? 30 अंश है। परावर्तन कितना है? 90 अंश है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब यहां से थोड़ा अगर हम बदल लें इसको, तो साइन आर अपान साइन आई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। थोड़ा सा बदल लें इसको, तो साइन आर कितना दिया गया? साइन आर दिया गया 90। भाई साइन आर कितना? 90। और 90 साइन 90 का मान कितना होता है? 1 साइन 90। और साइन 30, साइन 90 का मान कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है, तो 1। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1/2 होता है। अब 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा ना भाई। 1 × 2/1 बराबर 2। तो आया कितना भैया हमारा? 2। कितना आया? 2 आया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो स्नेल के नियम से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा रखिए, फार्मूले पर निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14वां क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग का उदाहरण है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। प्राथमिक रंग का उदाहरण कौन कौन सा है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। क्या वो नीला है? क्या वो गुलाबी है? क्या बैंगनी है? क्या पीला? जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि प्राथमिक रंग का उदाहरण क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग होते कौन कौन से हैं ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। देखिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन कई बार पूछे हुए भी हैं, और अब हमें लगता है कि इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे कि प्राथमिक रंग किसे कहेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक रंग देखिए होता कौन सा भी? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला, ये क्या होता? प्राथमिक रंग होता है। अब इनमें से देखिए है कौन सा ऑप्शन में? इनमें से देखिए मेरे भाई ऑप्शन में है कौन सा? नीला है ना, तो नीला क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होता है? सही होता है। गुलाबी बैंगनी पीला ये सब प्राथमिक रंग नहीं होते हैं। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग। तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक। प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक। बात समझ रहे हैं ना? तो पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। और कौन सा? पीकॉक नीला। ये कौन सा रंग होता है मेरे भाई? ये सारे रंग कैसे होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। कैसे होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कैसे रंग होते हैं मेरे भाई? द्वितीयक रंग होते हैं। बात समझ रहे हैं? पूरक का मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक से मिलकर बने उन्हें पूरक रंग बोला जाता है। पूरक रंग में सफेद हो जाएगा मामला सारा का सारा। पूरक रंग में मामला कैसा हो जाएगा? सफेद। जब 2 रंग मिलने से मामला सफेद हो जाए तब उसे क्या बोलेंगे? पूरक रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक रंग। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। अच्छा, पीला किससे किससे मिलकर बनता है? जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि पीला किससे किससे मिलकर बनता है। पीले रंग की बात की जाए तो किससे किससे मिलकर बनेगा मेरे भाई? हरा और लाल से मिलकर क्या बन जाएगा? पीला। ये देखिए इसको भी कहीं ना कहीं ऐड कर लीजिएगा। हरा प्लस लाल से मिलकर क्या बन जाएगा भैया? पीला बन जाएगा। मैजेंटा कैसे बनता है? मैजेंटा बनेगा मेरे भाई नीला और लाल। नीला और लाल से क्या बन जाएगा? नीला प्लस लाल से क्या बन जाएगा? मैजेंटा बन जाएगा। पीकॉक नीला कैसे बनेगा? पीकॉक नीला मेरे भाई बनेगा कैसे? नीले और हरे से। कैसे बनेगा? नीले और हरे से क्या बन जाएगा? नीला प्लस हरा क्या बन जाएगा? पीकॉक नीला बन जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए फुल फॉर्म पूछा गया भैया कि लेजर शब्द का फुल फॉर्म क्या होगा? LASER, लेजर शब्द का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। क्या वो लंदन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट फॉर आई एंड रेटिना ये होगा? क्या लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन ये होगा? क्या लर्निंग अबाउट साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ये होगा? क्या इट इज नॉट एन एक्रोनिम ये होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए भैया सही क्या होगा हम बताते हैं। सही होगा भैया बी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बात समझ रहे हैं? तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा भैया?
ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती। बिल्कुल, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है? क्या परावर्तन के आधार पर, क्या अपवर्तन के आधार पर, क्या ऋजुरेखीय संचरण के आधार पर, या विवर्तन के आधार पर? जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है। जल्दी कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताते हैं। देखिए है क्या, बहुत ही आसान है, ऋजुरेखीय संचरण। कैसे संचरण भैया? ऋजुरेखीय संचरण के कारण ही क्या बनता है? छाया बनती है। कभी भी आप धूप में खड़े होकर देख लीजिएगा तो जो छाया बने, तो जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति के द्वारा बनती है ना ऋजुरेखी, इस तरह से मान लीजिए भैया गई कहीं से गुजर रही है तो ऋजुरेखी इस तरह से जो गुजरती ना, ये आगे बन गई क्या? छाया। ऋजुरेखी है क्या? यही रेखा क्या कहलाती? ऋजुरेखी कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ऋजुरेखीय संचरण के कारण क्या बनती? छाया बनती है। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17वां क्वेश्चन कहता मेरे भाई कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या 0 होती है, क्या 1 होती है, क्या अनंत होती है, क्या 1 और अनंत के बीच में होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और एग्जाम्पल यहां थोड़ा सा और दे देते हैं। नाई जो होता है ना, नाई इसी दर्पण का प्रयोग करता है। जो नाई होता है इसी दर्पण का प्रयोग करता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। कमेंट आपका बहुत फास्ट होना चाहिए मेरे भाई। चलिए हम बताते हैं क्या सही होगा। समतल दर्पण क्या होगा? अनंत। कैसा बनेगा? अनंत। कभी आपने देखा ना, नाई की दुकान पे कभी आप गए होंगे बाल कटवाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि एक मिरर वो आगे लगा के रखता है, एक मिरर पीछे लगा के रखता है, दोनों समतल होते हैं। और जब आप बैठते हैं ऐसा लगता है छोटे 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 आप कई बन गए। उस मिरर में आपको ऐसा लगता होगा कि कई छोटे छोटे आपकी तरह उसमें दिखने लगते हैं, तो अनंत बनता है ना। तो उसमें भी आप जो वक्रता त्रिज्या उसकी कैसी होती है? अनंत होती है। बात समझ गए? प्रतिबिंब बहुत सारा बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है। 18वां क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या सैमुअल कोहेन ने किया था, क्या नरेंद्र कपानी ने किया था, क्या CL स्पेंसर ने किया था, क्या TH महमाह ने किया था? जल्दी कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई कि सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, CL स्पेंसर, TH महमाह, किसने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई। आपका टाइम होता है आउट। 10 सेकंड। देखिए किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। किसने किया था? नरेंद्र कपानी साहब ने किया था। नरेंद्र कपानी का जन्म कहां हुआ था? मोगा में। कहां हुआ था? भारत के मोगा में। मोगा कहां है? पंजाब। जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब के मोगा में किसका जन्म हुआ था? नरेंद्र कपानी साहब का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। इन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर की खोज की। वर्तमान में है क्या भैया? ये भारतीय अमेरिकी हैं। क्या भैया? ये भारतीय अमेरिकी। कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। शोध कार्य वगैरह सब कहाँ करते हैं? अमेरिका में करते हैं। और वहीं रहकर इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानकारी दी। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी साहब ने किया था। कहाँ के हैं ये? वर्तमान में अमेरिका के, भारतीय अमेरिकी हैं। जन्म कहाँ हुआ था? मोगा, पंजाब में। कब? 1926 में हुआ था। बात क्लियर। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 19वां क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। बिल्कुल, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, भाई कभी आप पानी में घुसिए, कभी डुबकी लगाए ना पानी में, तालाब या पोखर कहीं पर भी, या जो देखिए गांव में बना होता है ना भी, जिसमें ट्यूबवेल चलती है तो टब बना होता है बड़ा सा, तो छोटे छोटे बच्चे इसमें देखिए घुस के नहाते रहते हैं। तो हमने कहा भैया कि जो पानी का बुलबुला, अब पानी के अंदर घुस कर सांस लीजिए आप तो बुलबुला निकलेगा ना ऊपर, तो वो बुलबुला किस तरीका का कार्य करता है वही हमसे पूछा गया है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई किस तरह से कार्य करता है। कमेंट आपका बहुत तेजी से आना चाहिए। किस तरह से कार्य करता है? चलिए देखिए हम बताते हैं किस तरह से कार्य करता है। देखिए किस तरह से कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह। कैसे कार्य करेगा? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और समझ रहे ना किस तरह से कार्य करेगा मेरे भाई? अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। बात क्लियर। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है। 20वां क्वेश्चन कहता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो जाता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। कमेंट आपका बहुत तेज आना चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। क्या 1 प्रकार का होता है, क्या 2 प्रकार का होता है, क्या 3 प्रकार का होता है,
या 4 प्रकार का होता है? दर्पण कितने प्रकार का होता है? जल्दी कमेंट करिए मेरे भाई कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। हो गया? चलिए देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः भैया 2 प्रकार का। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समतल दर्पण और गोली दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? सही क्या होगा मेरे भाई? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? समतल दर्पण और कौन सा? गोलीय दर्पण। समतल और गोलीय। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बात क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्नेल ने किसका नियम दिया? स्नेल ने किसका नियम दिया? क्या उन्होंने अपवर्तन का नियम दिया था? क्या उन्होंने परावर्तन का नियम दिया था? क्या उन्होंने विक्षेपण का नियम दिया था? क्या उन्होंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम दिया था? कमेंट करके जल्दी बताइएगा, स्नेल ने किसका नियम दिया? कमेंट आपका बहुत तेज आना चाहिए और बहुत ही आसान। अभी भी मैंने बताया मेरे भाई कि स्नेल ने किसका नियम दिया था। स्नेल ने किसका नियम दिया था? अभी हमने बताया था। चलिए देखिए सही क्या भैया, स्नेल ने अपवर्तन का नियम हमने बताया था। स्नेल का अपवर्तन नियम, स्नेल का अपवर्तन नियम, ठीक है। फार्मूला हमने बताया था अभी आपको, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू ना, नियतांक जो होता है, ठीक है। ये किसने बताया था? स्नेल साहब ने बताया था। अब कुछ क्वेश्चन भैया 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे भैया, उनका कमेंट आप करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा भैया? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? पहला क्वेश्चन भाई, ऑप्शन नहीं देंगे इसका, ऑप्शन खुद ढूंढ के बताइएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, पहला क्वेश्चन आज का। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है भैया कि निम्नलिखित में से किस कारण से साबुन के बुलबुले सफेद रोशनी में रंगीन दिखाई देते हैं? किस कारण से? दूसरा क्वेश्चन कहता है भैया किस कारण से साबुन के बुलबुले, सफेद साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं? किस कारण से सफेद साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। बात समझ गए? दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे और तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लापरवाही नहीं करनी मेरे भाई, जितना क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको जरूर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता भैया कि नॉर्मल जो होता है, पूछा गया है कि कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? चौथा क्वेश्चन कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। इसमें तो ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन ले लीजिए इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं भी, ऑप्शन ले लीजिए कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? एडोस्कोपी, मरीचिका, हीरे का चमकना। पहला ऑप्शन क्या? एडोस्कोपी। दूसरा है मरीचिका, तीसरा है हीरे का चमकना। सी क्या है? सीधर कर देते हैं भाई, सी है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। और लास्ट कौन सा? डी है सितारों का टिमटिमाना। जो तारे होते हैं ना, सितारों का टिमटिमाना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन हमने दिया, बाकी 2 क्वेश्चन का ऑप्शन हमने नहीं दिया। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो और कंटिन्यू करते हैं और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो क्लास अटेंड करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनटीपीसी के सेशन में आप लोग लगे रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। एनटीपीसी का जो भी जितना सेशन चलेगा ना भाई, उसमें बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए और लोगों के पास भी वीडियो शेयर करिए कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। गुड नाइट, सबक खैर, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।